मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में आज हम लोगों का रियल एनालिसिस का सेकेंड लेक्चर है। मैं आप लोगों के लिए क्लासेस चला रही हूँ डेली सुबह में 7 बजे। तो आप लोगों को पता ही होगा 10 नवंबर से हम लोगों का क्लासेस स्टार्ट हुआ है। तो हम लोग का फर्स्ट लेक्चर हो चुका है जिसमें जितने भी बेसिक कंसेप्ट है वो सब हम लोग क्लियर कर चुके हैं। आखिर कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग क्या होता है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग क्या होता है और उसपे एग्जाम्पल वगैरह भी कर चुके हैं। आज हम लोग का सेकेंड लेक्चर है और आप लोग को ध्यान से देखना होगा ये लेक्चर, क्योंकि आज के लेक्चर में हम लोग प्रूफ करने वाले हैं और ये सारे के सारे प्रूफ आप लोगों को एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। तो देखिए ये बहुत ही ज़्यादा वीवीआई इसको बोल सकते हैं, ऐसा समझ लीजिए कि इससे ये पक्का आएगा। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा और फिर जब वीडियो खत्म हो जाएगा तो अच्छे से नोट्स बना के रिवीजन कीजिएगा, बिना देखे लिखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, देखिए क्या है, प्रूव दैट एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, ऑल्सो शो दैट द कन्वर्स ऑफ द थ्योरम इज नॉट ट्रू। मतलब देखिए अगर कोई भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस दिया हुआ है तो वो बाउंडेड होगा, लेकिन अगर कोई बाउंडेड सीक्वेंस है तो जरूरी नहीं कि से वो कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, तो यही हम लोग को प्रूव करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस मान लेंगे और हम लोग उसको प्रूव करेंगे ये बाउंडेड है। बाउंडेड प्रूफ करने के लिए क्या दिखाना होगा, ये बाउंडेड एबव या बाउंडेड बिलो दिखाना होगा। तो चलिए हम लोग धीरे धीरे एक एक स्टेप को समझते हैं। सबसे पहले क्या ले लिए, लेट ए एन बी अ लेट ए एन बी अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है, हम लोग को एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस दिखाना है तो हम लोग को क्या दिखाना होगा, पहले ए मतलब कि एन एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस दिखाना है बाउंडेड, तो पहले तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस पता होना चाहिए। तो हम लोग एक ले लिए कन्वर्जेंट सीक्वेंस ए एन। और आप सभी को मैं पिछले वीडियो लेक्चर में बताई थी कन्वर्जेंट सीक्वेंस का कहने का क्या मतलब है। कन्वर्जेंट सीक्वेंस का कहने का मतलब है अगर हम लोग इसका लिमिट निकालते हैं एन टेंस टू इनफाइनाइट ए एन का, तो हम लोग का क्या देता है, एक फाइनाइट वैल्यू देता है। या फिर दूसरे मेथड में लिखना चाहे दूसरे तरीका से, तो हम लोगों का ये सीक्वेंस ए एन है और इसका लिमिट अगर मान ले कि इसे एक फाइनाइट लिमिट देता है तो वो फाइनाइट लिमिट मान लेंगे हम लोग एल है। तो इस ये ए एन माइनस एल जो है वो लेस देन होगा एप्सिलॉन का, जहाँ पे एप्सिलॉन क्या होगा, एप्सिलॉन एक बहुत ही आर्बिट्ररी स्मॉल पॉजिटिव नंबर होगा। ठीक है, तो चलिए इसी बात को अब हम लोग लिख लेते हैं। क्या है, लेट ए एन बी ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस, सो ए एन टेंड्स टू लिमिट एल एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी में बताई, जब हम लोग एन टेंड्स टू इन्फिनाइट लेंगे तो हम लोग का एक लिमिट देगा एल। ठीक है, तो हम लोग का डेफिनेशन क्या बोलता है, देन बाय डेफिनेशन इट फॉलोज दैट फॉर अ गिवन आर्बिट्ररी स्मॉल पॉजिटिव नंबर। तो हम लोग का डेफिनेशन क्या बोलता है, इट फॉलोज दैट फॉर अ गिवन आर्बिट्ररी स्मॉल पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर। हम लोग का एक पॉजिटिव नंबर एग्जिस्ट करेगा पी, कुछ इस प्रकार से एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, जहाँ पे एन का वैल्यू जो है वो बड़ा बड़ा और बराबर होगा पी के। और हम लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कल हम लोग जो लिमिट का डेफिनेशन देखे थे वो कल की वीडियो लेक्चर में आप लोग जाकर देख सकते हैं कि हम लोग इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो हम लोग इसको इस टाइप से लिख लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोगों को समझना है, यहाँ तक आप लोगों को कुछ भी समझने वाला नहीं था। सबसे पहले हम लोगों को क्या दिखाना है, एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है जो कि बाउंडेड है। तो हम लोग क्या किए, मान लिए ए एन एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और हम लोग का अगर लिमिट है ना एल आता है कब, जब हम लोग एन टेंड्स टू इनफाइनाइट लेते हैं। तो हम लोग जो लिमिट का डेफिनेशन है कि इसे वो डेफिनेशन हम लोग यूज किए हैं और वो डेफिनेशन क्या बोलता है कि अगर एल उसका लिमिट है कन्वर्जेंट सीक्वेंस ए एन का, तो ए एन माइनस एल जो है वो लेस देन किसके होगा, एल का, सॉरी ए एन माइनस एल जो है वो लेस देन किसके होगा, एप्सिलॉन का। ठीक है, जहाँ पे एप्सिलॉन हम लोग का एक बहुत ही आर्बिट्ररी स्मॉल पॉजिटिव नंबर है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए एम जो है एम, वो एम मैक्सिमम कहाँ से, ए वन ए टू ए थ्री, वो मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स कितना जाएगा, एल प्लस एप्सिलॉन तक। और स्मॉल एम जो है वो मिनिमम कहाँ तक जाएगा, एल माइनस एप्सिलॉन तक। तो हम लोगों को ये दिखाना क्या है, ये बाउंडेड सीक्वेंस है। तो बाउंडेड सीक्वेंस कैसे दिखाते हैं, आप लोगों को कल का डेफिनेशन अगर याद होगा, कल का वीडियो लेक्चर देखे होंगे, तो बाउंडेड सीक्वेंस में क्या था कि वो उसमें बाउंडेड एबव एग्जिस्ट करना चाहिए और बाउंडेड बिलो एग्जिस्ट करना चाहिए। और कंबाइंड फॉर्म में क्या देखे थे, ए एन इज लेस देन और इक्वल टू एम था, और यहाँ पे क्या था, कुछ इस प्रकार से था, स्मॉल एम इज लेस देन और इक्वल टू ए एन, और फिर लेस देन और यहाँ पे ये पूरा सीधा लेस देन था एम के। तो ये आप लोग अगर इस दोनों को कंबाइन करते हैं, ठीक है, तो आप लोग जो आप लोग को दिखाना था ना वो इस तरीके से आप लोग दिखा लेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग इस दोनों को कंबाइन कीजिएगा, देखिए एम का मैक्सिमम वैल्यू ये एल प्लस एप्सिलॉन है अगर इसमें देखिएगा। ठीक है, तो स्मॉल एम का जो मिनिमम वैल्यू है वो ये है। दोनों को कंबाइन करते हैं तो ए एन का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगा, ए एन का वैल्यू मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक एग्जिस्ट करेगा। तो मिनिमम इसका कितना है, मिनिमम है एम स्मॉल एम, और मैक्सिमम कितना है, एम। तो इस तरीके से हम लोग क्या दिखाए, ए एन जो है हम लोग का बाउंडेड सीक्वेंस है। ठीक है, समझ में आया।
थोड़ा सा और मैं एक बार फिर से आप लोगों को तो बिना देखे लिखना होगा ना, तो मैं थोड़ा सा और कर देती हूँ। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले एन एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस मान लिए, और हम लोग का एन टेंड करेगा लिमिट एल को कब, जब हम लोग का एन टेंड करेगा इनफाइनाइट को। तो फिर हम लोग डेफिनेशन यूज करके 2 लाइन लिख लेंगे, और हम लोग मान लेंगे क्या, कैपिटल एम जो है वो इस टर्म का A1 से लेके एल प्लस एप्सिलॉन तक कैपिटल एम जो है वो मैक्सिमम है और स्मॉल एम मिनिमम है, दोनों को कंबाइन करके लिख देंगे। चलिए अब हम लोग इसका उल्टा दिखाएंगे, उसका उल्टा दिखाएंगे, मतलब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग मान लेंगे ये बाउंडेड है, तो हम लोग ये दिखाएंगे कि सही ये जो है ना कन्वर्जेंट सीक्वेंस है या नहीं। ठीक है, तो अब हम लोग का कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं आएगा, जैसा कि ऊपर ही बोल दिया गया था, एंड दिस थ्योरम एंड दिस कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ठीक है, तो हम लोग एक एग्जाम्पल लेके इसको दिखाएंगे। चलिए एग्जाम्पल क्या ले लिए हम लोग, फॉर द कन्वर्स। ठीक है, कन्वर्स प्रूव करने के लिए लेटर कंसीडर सीक्वेंस UN इक्वल टू -1 की पावर n। ठीक है, क्या हम लोग सीक्वेंस लिए कन्वर्स को प्रूव करने के लिए -1 की पावर n, तो UN हम लोग का क्या आ जाएगा, एक बार -1 1 फिर -1 फिर 1 इस तरीके से आ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं UN के पास 2 वैल्यू है। ठीक है, UN के पास सिर्फ 2 ही वैल्यू है, कौन कौन, -1 एंड 1। तो अगर इसका लिस्ट अपर बाउंड पूछूंगी, तो लिस्ट अपर बाउंड क्या हो जाएगा इसमें, लिस्ट अपर बाउंड हो जाएगा, लिस्ट अपर बाउंड ऑफ UN इज 1 हो जाएगा, और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का क्या आ गया, UN जो है वो बाउंडेड सीक्वेंस आ गया। ठीक है, तो हम लोग को क्या दिखाना था, इस बार एक बाउंडेड सीक्वेंस लेना था और दिखाना था ये कन्वर्जेंट है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, एक सीक्वेंस लिए UN -1 की पावर n, और हम लोग इसको दिखाएंगे ये बाउंडेड सीक्वेंस तो है लेकिन ये कन्वर्जेंट नहीं है। तो हम लोग इसको दिखा दिए ये बाउंडेड सीक्वेंस है, क्यों, क्योंकि इसमें बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये आप लोग दिखा दिए। अब हम लोग देख सकते हैं UN का जो है ना, कोई अगर हम लोग n टेंस टू इनफाइनाइट लेते हैं तो कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं आ रहा है। ठीक है, UN के पास कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं है n टेंस टू इन्फिनिटी पे, मतलब अगर कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं है तो हम लोग का ये कन्वर्जेंट नहीं होगा, और ये कन्वर्जेंट नहीं होगा तो यही तो हम लोग को थ्योरम में प्रूव करना था। तो हेंस द कन्वर्स ऑफ द सीक्वेंस इज नॉट ट्रू। तो पहला नंबर क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को, ईच एंड एवरी लाइन। चलिए एक बार थोड़ा सा और देख लीजिए, ऐसे आप लोग वीडियो को फिर से देख लीजिएगा अगर नहीं अगर समझने में दिक्कत हुई होगी तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस पजेज इट्स लिमिट यूनिकली। तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो होता है ना उसका एक ही लिमिट होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले कल 2 लिमिट मान लेंगे और बाद में जाके देखेंगे दोनों आपस में बराबर है, तो इस तरीके से हम लोग का ये थ्योरम प्रूफ होगा। ठीक है, तो देखिए क्या है हम लोग का, लेट द कन्वर्जेंट सीक्वेंस एन हैज डिस्टिंक्ट लिमिट एल एंड एल। डिस्टिंक्ट कहने का मतलब है ये दोनों अलग अलग है। ठीक है, हम लोग अभी मान रहे हैं क्या, 2 लिमिट माने हैं, एक एल माने हैं और एक एल डैश माने हैं। तो हम लोग फिर डेफिनेशन यूज करेंगे लिमिट का, तो देन बाय डेफिनेशन इट फॉलोज दैट फॉर, देखिए ये वाला लाइन याद रहना चाहिए, मतलब कि आप लोग लिखिएगा जब भी और उसका फिर ये डेफिनेशन लिखना पड़ जाएगा, हमेशा लिखना पड़ता है। क्या है डेफिनेशन, देन बाय डेफिनेशन it follows that for a given arbitrary small positive number epsilon there exists a positive number m। ठीक है, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर m सच दैट, तो हम लोग का 2 इसमें आएगा, एक बार लिमिट है an माइनस एल और एक बार क्या है an माइनस एल डैश। और ये देखिए लेस देन, आप लोग बोलेंगे कि अभी थोड़ा देर पहले तो आप लोग पढ़ाए थे तो एप्सिलॉन बोले थे और एप्सिलॉन बाई 2 लिख देते, कभी भी कुछ भी लिख देते, कोई ठीक ही नहीं रहता है। तो देखिए ये एप्सिलॉन जो है ना वो बहुत ही छोटा नंबर है। ठीक है, आर्बिट्ररी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, तो इसको हम लोग एप्सिलॉन बाई 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ये जो n जो है ना उसका वैल्यू जो है ना वो ग्रेटर देन और इक्वल टू m का होता है। तो इस बात को याद रखिएगा कि एप्सिलॉन बाई 2 भी लिख सकते हैं, काम पड़ेगा तो कहीं एप्सिलॉन बाई 3 भी लिख सकते हैं, मतलब कि ये बहुत ही एक छोटा नंबर है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशन आप लोग निकाल लिए कैसे, डेफिनेशन से। अब हम लोग निकालेंगे एल माइनस एल डैश, क्या निकालेंगे, एल माइनस एल डैश का मॉडुलस निकालेंगे। तो देखिए हम लोग का क्या आएगा, एल माइनस एल डैश। तो हम लोग अगर हम देखिए एल माइनस एल डैश को ये लिख सकते हैं, चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए अगर ये प्लस में ये माइनस में कट जाएगा, और ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस एल डैश, मतलब ये दोनों आपस में बराबर है। तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एल माइनस एल डैश को लिख सकते हैं ए एन माइनस एल डैश और माइनस ए एन माइनस एल हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का देखिए अब हम लोग यूज करेंगे ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग क्लास 11 में पढ़े थे ना उसका प्रॉपर्टीज। क्या बोलते हैं, अगर हम लोग का Z1 माइनस Z2 है ना, तो ये हम लोग का ये किसके बराबर होता है, लेस देन और इक्वल टू Z1 का अलग मॉडुलस और प्लस Z2 का अलग मॉडुलस। तो हम लोगों को क्या करना है, इस प्रॉपर्टी का यूज करना है। ये हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में 11th क्लास में ही पढ़े थे। ठीक है, तो अगर आप लोग नहीं पढ़े थे तो कोई बात नहीं, अभी मैं बता देती हूँ, अगर आप लोगों को कभी मिलेगा इस टाइप से, और अभी नहीं कितना क्वेश्चन में मिलेगा तो हम लोग यूज करेंगे, तो आप लोग अभी ही समझ लीजिए। ठीक है, तो आप लोग फिर उस समय सोचने लगिएगा ये कैसे हो गया, मतलब कि इक्वल लेस देन में कैसे चेंज हो गया और यहाँ माइनस में प्लस में कैसे चेंज हो गया, तो ये मत समझिए कि इसे गलत लिखा हुआ है, लिखा हुआ है बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये लेस देन और इक्वल टू ये हो जाएगा, और ए एन माइनस एल डैश ये हम लोग का क्या है, एप्सिलॉन बाई 2 है, और ये भी क्या है, एप्सिलॉन बाई 2। तो हम लोग को क्या आ गया यहाँ पे,
एल माइनस एल डैश जो आ गया किससे छोटा आ गया, एप्सिलॉन का। ठीक है, तो ये आप लोगों को मैं पहले ही बता दी हूँ, एप्सिलॉन जो है बहुत ही छोटा क्वांटिटी है। तो अगर ये बहुत छोटा क्वांटिटी है तो हम लोग इसको जीरो के बराबर ले सकते हैं। तो हम लोग को यहाँ से क्या आ गया, एल इक्वल टू एल डैश आ गया। तो देख सकते हैं, बट एप्सिलॉन इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, देयरफॉर इट फॉलोज दैट एल इक्वल टू एल डैश। तो हम लोग का लिमिट ऑफ ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस का जो लिमिट है वो क्या आ गया, यूनिक आ गया। तो इस तरीके से हम लोग 2 क्वेश्चन का प्रूफ कर लिए। अब हम लोग 3rd नंबर क्वेश्चन देखेंगे। प्रूव दैट एवरी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस टेंड्स टू इट्स लीस्ट अवर बाउंड। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 20 से 23 वाले सेशन के लिए तो बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं, 21 से 24 सेशन वाले के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़िए, इसमें जो भी है ना वो सारा इंपॉर्टेंट ही है। आप लोगों को बस रेगुलर क्लासेस को फॉलो करना है और फिर टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आप लोग एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। ठीक है, चलिए देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। प्रूव दैट एवरी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस टेंड्स टू इट्स लीस्ट अपर बाउंड। तो देखिए ये जितने भी थ्योरम मैं आप लोगों को करवा रही हूँ ना, तो ये अगर पिछला वीडियो लेक्चर देख के आए होंगे फिर तभी समझ में आ रहा होगा, नहीं तो सीधे आए होंगे तो फिर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्या प्रूव दैट एवरी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस टेंड्स टू स्प्लिट अवर बाउंड। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, देखिए हम लोग को दिखाना है एक मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और वो किसको टेंड कर रहा है, लीस्ट अपर बाउंड को टेंड कर रहा है। तो हम लोग सबसे पहले एक मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस मान लेंगे और एक क्या मान लेंगे, लीस्ट अपर बाउंड मान लेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए एन हम लोग का मोनोटोनिक सीक्वेंस है और ये टेंड कर रहा है लीस्ट अपर बाउंड को, और लीस्ट अपर बाउंड वाला मान लेते हैं हम लोग एम है। तो हम लोग लिमिट ऑफ एन टेंड्स टू इनफाइनाइट निकालते हैं तो क्या आता है, एम के बराबर आता है। कहने का यही मतलब है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस मान लेते हैं। तो लेट ए एन बी ए मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस एंड हुज लीस्ट अवर बाउंड इज कैपिटल एम। पहला लाइन में कोई दिक्कत हुआ, ऐसे ये थ्योरम मैं बोर्ड पे भी प्रूफ करवाई थी। ठीक है, ऐसे यहाँ भी पढ़िए, यहाँ भी मजा आएगा आप लोगों को, टेंशन नहीं लेना है कि आप लोगों को प्रूफ दैट एवरी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस टेंड्स टू इट्स लीस्ट अवर बाउंड। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस लेंगे और एक लीस्ट अवर बाउंड लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग डेफिनेशन यूज करेंगे। आप लोगों को मैं कल मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस पढ़ाई थी, उसमें उसका डेफिनेशन बता दी थी। ठीक है, क्या डेफिनेशन था मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस के लिए, हम लोगों का जो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस था उसमें ए एन क्या था, इज लेस देन और इक्वल टू एम के था, और क्या था, ए एन जो था वो ग्रेटर देन था किसके, एम माइनस एप्सिलॉन के। तो चलिए हम लोग मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस का ये डेफिनेशन यूज किए, सॉरी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस का, लिस्ट अपर बाउंड का। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट अपर बाउंड का क्या करेंगे, हम लोग डेफिनेशन यूज करेंगे। और हम लोगों का इस तरीके, ये हम लोग लिस्ट अपर बाउंड का पहले डेफिनेशन यूज कर लिए। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये है ना, ये ए एन इज ग्रेटर देन एम माइनस एप्सिलॉन। तो यहाँ पे ब्रैकेट में पढ़ सकते क्या है, फॉर एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ एन वेयर एप्सिलॉन इज आर्बिट्ररी स्मॉल पॉजिटिव नंबर। तो ये किसी एक वैल्यू के लिए ये टर्म आप लोगों का ट्रू है। तो वो जो किसी एक टर्म के लिए है ना, उसको हम लोग मान लेते हैं वो एम के लिए है। तो हम लोग मान लिए क्या, लेट दिस बी ट्रू इक्वल टू, लेट दिस बी ट्रू एन इक्वल टू एम। तो हम लोग को यहाँ से क्या आ जाएगा, ए एम इज ग्रेटर देन एम माइनस एप्सिलॉन। और ये इक्वेशन 2 हो गया और ये इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, तो अगर आप लोग देखते हैं यहाँ तक तो समझ में आ गया। और हम लोगों को क्या है, ए एन जो है एक मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस से कहने का क्या मतलब है, ए एन जो है वो बड़ा और बराबर होगा किससे, ए एम के, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एन ग्रेटर देन एम। और हम लोग इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 अगर कंबाइन करते हैं तो क्या आ जाएगा, ए एम जो है ये इससे बड़ा है और ए एन जो है वो इससे बड़ा है। तो अगर कंप्लीट देखा जाए तो हम लोग का ए एन जो है, ए एन वो किससे बड़ा हो जाएगा, एम माइनस एप्सिलॉन के। ठीक है, फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन एम हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे इक्वेशन 1 में क्या था, वो जो हम लोग लिस्ट अवर बाउंड का डेफिनेशन यूज किए थे वो था ए एन इज लेस देन और इक्वल टू एम। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग को ये लेस देन करना है सिर्फ, तो हम लोग इसमें कोई ना कोई एक आर्बिट्ररी स्मॉल पॉजिटिव नंबर ऐड कर देंगे। तो यहाँ से हम लोग का क्या आ जाएगा, फिर हम लोग का ये इक्वेशन आ गया और फिर हम लोग का एक इक्वेशन ये आ गया। अगर इस दोनों को कंबाइन करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान से समझिए फिर आप लोग को दिक्कत होगा अगर नहीं समझिएगा। तो देखिए यहाँ पे एम माइनस एप्सिलॉन है। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए, एम माइनस एप्सिलॉन की तरफ छोटा मतलब कि ऐसे है और कैसे है, एन है। ठीक है, एम माइनस एप्सिलॉन की तरफ घुमा हुआ है और यहाँ पे देखिएगा तो क्या है, एम प्लस एप्सिलॉन। देखिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा गलत कर रहे हैं, थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। यस, ये जो है ना, ये हम लोगों का यहाँ पे कहाँ पे गलत दिखी थी, मुझे दिखा था। हाँ, ये आप लोगों का क्या होगा, कैपिटल एम होगा। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं अगर इस दोनों को कंपेयर करेंगे तो हम लोग का ए एन जो है वो किससे बड़ा होगा, एम माइनस एप्सिलॉन का। तो हम लोगों का यहाँ से क्या हो जाएगा, तो हम लोग कहाँ पे थे, तो ये हम लोग का अगर इसको और इसको कंबाइन करते हैं तो हम लोग को यहाँ पे क्या आएगा, देखिए तो हम लोगों का आएगा
एम माइनस एप्सिलॉन और ए एन और एम प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, तो आप लोग ये देख सकते हैं, ये हम इसको हम लोग किस टाइप से लिख सकते हैं, इस टाइप से लिख सकते हैं। आप लोगों को पिछले वीडियो लेक्चर में बताया गया था। ठीक है, तो ए एन माइनस एम जो है वो किससे छोटा है, लेस देन एप्सिलॉन का। तो आप लोग अगर इस टाइप से आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, ए एन जो है, ए एन किसको टेंड करता है, एम को, और हम तो हेंस ए एन जो है वो टेंड कर रहा है एम को, और एम क्या है, द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ सीक्वेंस ए एन। तो हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं, एवरी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस टेंड्स टू इट्स लीस्ट अपर बाउंड। ठीक है, तो हम लोग इस थोड़ा सा और फिर से मैं बता देती हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा कहीं दिक्कत हुआ होगा तो। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए दोबारा बता रही हूँ, नहीं तो बताती भी नहीं। और मैं ये वीडियो पहले ही बना चुकी हूँ, तो वहाँ से भी अगर जाना, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगी, अगर वो वीडियो भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। चलिए देखिए क्या है। आप लोगों को क्या प्रूव करना था, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस जो है ना वो लीस्ट अपर बाउंड को टेंड करता है। तो हम लोग सबसे पहले क्या किए, एक मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस माने हैं और एक लीस्ट अपर बाउंड माने हैं। ठीक है, हम लोगों को जो लास्ट में दिखाना है किस कुछ ना कुछ करके, ए एन का है ना, ए एन उसका लिमिट जो है वो क्या आ रहा है, एम आ रहा है। ठीक है, मतलब उसका लीस्ट अपर बाउंड। तो हम लोग अगर इसका ए एन का लिमिट एम है तो कहने का क्या मतलब है, ए एन माइनस एम करेंगे वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। या फिर एक अदर फॉर्म में दिखाना चाहे तो क्या दिखाएंगे, इसका लिमिट क्या है, तो इसका कैपिटल एम माइनस एप्सिलॉन और लेस देन ए एन और लेस देन एम प्लस एप्सिलॉन, ये दिखाएंगे। ठीक है, एक फॉर्म ये है और एक ये फॉर्म है, मतलब हम लोग को इसी दोनों में से कुछ ना कुछ करना है। ठीक है, समझ में आया। तो आप लोगों को बस कुछ ना कुछ करके ये लाना है। तो चलिए अब ये लाने के लिए हम लोग क्या क्या तिक्रम अपना है सो बताती हूँ। सबसे पहले हम लोग का लिस्ट अवर बाउंड का डेफिनेशन यूज किए थे। कल हम लोग लिस्ट अवर बाउंड पढ़े थे, उसमें लिस्ट अवर बाउंड का डेफिनेशन क्या था, इस लिस्ट अवर बाउंड था ना, तो ए एन जो था वो लेस देन और इक्वल टू किसके था, एम के था। और हम लोग का ए एन जो है वो क्या था, ग्रेटर देन किसके था, एम माइनस एप्सिलॉन का। तो यहाँ से एक यूज किए हैं और ये किसी एक खास वैल्यू के लिए बराबर था, तो हम लोग मान लिए वो एम के लिए बराबर है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से ये कर लिए। और ए एन जो है वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस दे रहा है, मतलब ए एन में जितने भी टर्म आएंगे वो बड़ा और बराबर होंगे किसके, ए एम के। तो यहाँ से हम लोग इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को कंबाइन करके एक इक्वेशन 4 बनाए हैं। और हम लोग जो इक्वेशन 1 था लिस्ट और बाउंड का डेफिनेशन उससे यूज करके एक इक्वेशन 5 बनाए और 4 5 को कंबाइन करके लिख दिए है। ठीक है, अब चलिए, अब जो क्वेश्चन है ना इसी का रिवर्स है। ठीक है, तो इसमें क्या प्रूव करना है, देखिए ये दो क्वेश्चन है ना, एक मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस टेंड्स टू इट्स लीस्ट अपर बाउंड और एक क्या है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस टेंड्स टू इट्स ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो एक जो है ना 20 से 23 सेशन के एग्जामिनेशन में आएगा और एक 21 से 24 सेशन के में आएगा। अब किस में कौन आएगा ये थोड़ा सा कहना मुश्किल है। ठीक है, चलिए देखिए, प्रूव दैट एवरी मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस टेंड्स टू इट्स ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक है, तो क्या हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसमें भी सेम वही करना है जो पिछले वीडियो में किया है। ठीक है, मतलब कि पिछले वीडियो नहीं, पिछले क्वेश्चन में किए। क्या था, हम लोग को एक मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस मान लेंगे ए एन है और उसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या मान लेंगे, इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड उसमें एम माने थे, इसमें पी मान लीजिए। कुछ मानना ही तो है, जो भी मर्जी वो मान सकते हैं। और फिर हम लोग क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का डेफिनेशन यूज करेंगे और हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखिए कैसे हम लोग सब सॉल्व करते हैं। क्या हम लोग का लेट ए एन भी है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। ठीक है, ए एन जो है वो क्या है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है जिसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या मान लिए, पी मान लिए। तो देन बाय डेफिनेशन ऑफ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो फिर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का डिफिनेशन क्या बोलता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का डिफिनेशन बोलता है ए एन जो होगा वो लेस देन, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा पी के, और एक किसी खास वैल्यू के लिए ए एन जो है वो लेस देन होगा पी प्लस एप्सिलॉन के। तो हम लोग वो एन जो किसी खास वैल्यू के लिए बात कर रहे हैं ना, वो हम लोग मान लेंगे क्या, वो एन जो है ना वो एम के बराबर है। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ से अगर वो एन इक्वल टू एम है तो हम लोग को एक इक्वेशन यहाँ से आ जाएगा। और फिर हम लोग क्या करेंगे, ए एन जो है यहाँ पे मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, मतलब ए एन जो है वो लेस देन होगा ए एम के। तो इक्वेशन 2 और 3 दो इक्वेशन है, दोनों को कंबाइन करके एक चौथा इक्वेशन बनाएंगे। और फिर इक्वेशन 1 जो है उसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में क्या था, ए एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एम। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए एन जो है वो ग्रेटर, अगर हम लोग को ग्रेटर देन करना है सिर्फ, तो यहाँ से कोई एक स्मॉल पॉजिटिव नंबर सब्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, तो हम लोग ये 4 और 5 आ गया, दोनों को कंबाइन करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी माइनस एप्सिलॉन ए एन पी प्लस एप्सिलॉन। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए एन माइनस पी जो है वो लेस देन एप्सिलॉन का है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ए एन जो है वो टेंड कर रहा है पी को, और पी हम लोग का क्या है, द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ सीक्वेंस ए एन है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं जितने भी 10 एवरी मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस टेंड्स टू इट्स ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो हम लोग ये क्वेश्चन कर लिए। हम लोग आज के वीडियो में लगभग थ्योरम ही कर रहे हैं, और जितने भी थ्योरम है ना वो इम्पोर्टेंट ही है। ठीक है, फिर हम लोग देखिए अभी कितना थ्योरम है, मैं तो आप लोगों को थोड़ा सा थ्योरम दिखा देती हूँ। अभी बहुत सारा थ्योरम ही है, बहुत थ्योरम है, सारा का सारा करना है हम लोगों को। चलिए, बहुत पढ़ना है रियल एनालिसिस में, ऐसे सब कुछ में पढ़ना है ज़्यादा। इनफाइनाइट सीरीज में तो प्रूफ करते करते ही आप लोग का आधा जिंदगी चला जाएगा। चलिए देखिए क्या है, ये क्वेश्चन कर लिए ना, यस। चलिए अब देखिए,
स्टेट एंड प्रूव द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ मोनोटोनिक सीक्वेंस टू बी कन्वर्जेंट। आप लोगों को क्या नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन बताना है कि मोनोटोनिक सीक्वेंस जो है ना वो कन्वर्जेंट कब होगा, ठीक है। और ये आप लोगों को मोनोटोनिक सीक्वेंस कब कन्वर्जेंट होगा, चलिए इसको प्रूव करते हैं फिर बाकी भाषण करेंगे। सबसे पहले स्टेटमेंट स्टेट और प्रूफ करना है तो सबसे पहले तो स्टेटमेंट लिखना होगा। तो स्टेटमेंट क्या है, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ मोनोटोनिक सीक्वेंस टू बी कन्वर्जेंट इज दैट इट इज बाउंडेड। अगर कोई भी मोनोटोनिक सीक्वेंस है और हम लोगों को दिखाना है कि ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, तो बस हम लोगों को दिखा देना होगा क्या कि ये बाउंडेड है। और बाउंडेड कहने का क्या मतलब समझ रहे हैं, बाउंडेड एबव और बाउंडेड बिलो दिखाना होगा, ठीक है। और चलिए अब देखिए अब इसका नेसेसरी कंडीशन क्या बोलता है, लेट द सीक्वेंस ए एन बी ए मोनोटोनिक सीक्वेंस विच इज कन्वर्जेंट। हम लोग को क्या है, हम लोग मान लिए क्या ए एन एक मोनोटोनिक सीक्वेंस है जो कि कन्वर्जेंट है, तो हम लोग को क्या दिखाना होगा, तो हम लोग को ये दिखाना है कि ये बाउंडेड है, मतलब कि ए एन जो है हम लोग का बाउंडेड होगा। तो चलिए हम लोग इसको दिखा देते हैं। पहले पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है, लेट द सीक्वेंस ए एन बी मोनोटोनिक सीक्वेंस विच इज कन्वर्जेंट देन वी हैव टू प्रूव दैट सीक्वेंस ए एन इज बाउंडेड। तो फॉर दिस लेट ए एन बी ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो चलिए समझिए अब, थोड़ा समझ लीजिए, बोलने से कुछ नहीं होगा। देखिए ये लाइन तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक सीक्वेंस ए एन है जो कि कन्वर्जेंट है, तो हम लोगों को प्रूव करना क्या है, ए एन जो है वो बाउंडेड है, ठीक है। तो अब चलिए देखिए, फॉर दिस लेट ए एन बी ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस। देखिए और ए एन जो है हम लोग का क्या है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। तो अगर कोई भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होता है तो उसका फाइनाइट लिमिट एग्जिस्ट करता है, तो वो फाइनाइट लिमिट हम लोग मान लेंगे एन है, ठीक है। तो देखिए फॉर दिस लेट ए एन इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस सो ए एन टेंड टू अ लिमिट एल एज एन टेंड्स टू इनफाइनाइट, ठीक है। हम लोग पहले ही वीडियो लेक्चर में देखे थे कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है। अगर हम लोग उसका एन टेंड्स टू इनफाइनाइट लेते हैं तो हम लोग का एक फाइनाइट लिमिट देता है और वो फाइनाइट लिमिट मान लिए एल। तो अब हम लोग क्या करेंगे, लिमिट का डेफिनेशन यूज करेंगे। देन by definition it follows that for a given arbitrary small positive number epsilon there exists a positive number p such that। तो हम लोग बस अब डेफिनेशन यूज करेंगे जिसमें हम लोग का क्या आ जाएगा, एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन का होगा और सभी एन जिसमें फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू पी। और इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, हम लोग पहले ही देख चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग को ये दिखाना था क्या, ये बाउंडेड सीक्वेंस है। तो हम लोग एक क्वेश्चन किए थे ना, हम लोग इसी टाइप से किए थे। तो हम लोग क्या करेंगे, A1 से लेके पूरा एल प्लस एप्सिलॉन तक कैपिटल एम मैक्सिमम मान लेंगे। इसमें का मैक्सिमम वैल्यू एम दे रहा है और इसका मिनिमम वैल्यू स्मॉल एम दे रहा है, और दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा। और यही हम लोग का कंडीशन है बाउंडेड सीक्वेंस का। तो इस तरीके से हम लोग नेसेसरी कंडीशन प्रूव कर लिए। अब हम लोग सफिशिएंट कंडीशन में क्या करते हैं, बेसिकली आप लोग को जब भी देखिए नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन प्रूव करने के लिए आएगा ना, तो आप लोग को दो प्रोसेस करना होगा। एक मतलब क्या करना होगा, एक मतलब कि जो बोलेगा ना वो लेके दूसरा चीज प्रूफ करना है, और दूसरा में क्या करना होगा, जो प्रूफ करना था ना पहला में उसको लेके हम लोग को पहला वाला प्रूफ करना होता है। अब हम लोग इस क्वेश्चन में सफिशिएंट कंडीशन में क्या करेंगे, हम लोग एक सीक्वेंस ले लेंगे जो कि बाउंडेड है और हम लोग इसको दिखाएंगे क्या कि ये जो है ना वो कन्वर्जेंट है, ठीक है। तो चलिए इस कंडीशन को भी देख लेते हैं। लेट द सीक्वेंस ए एन बी ए बाउंडेड मोनोटोनिक सीक्वेंस। हम लोग क्या किए इस बार हम लोग मान लिए ए एन जो है वो एक बाउंडेड मोनोटोनिक सीक्वेंस है। तो अब हम लोग को प्रूफ करके दिखाना है क्या ए एन जो है ये कन्वर्जेंट है। तो एन कन्वर्जेंट है कहने का क्या मतलब है, इसका अगर हम लोग एन टेंड्स टू इनफाइनाइट लेते हैं तो हम लोग का एक फाइनाइट वैल्यू देगा, ठीक है। तो फॉर दिस लेट ए एन बी ए मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। देखिए अगर कोई भी सीक्वेंस जो है वो क्या है, बाउंडेड है, क्या है, अगर कोई भी सीक्वेंस बाउंडेड है, बाउंडेड मोनोटोनिक सीक्वेंस है, तो हम लोग का क्या होगा, ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगा। और मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस के पास क्या लिस्ट और बाउंड एग्जिस्ट करता है, तो वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस मान लिए। और हम लोग का इसका लिस्ट और बाउंड क्या है, एम है। तो चलिए अब हम लोग लिस्ट और बाउंड का डेफिनेशन यूज करते हैं। लिस्ट और बाउंड का डेफिनेशन क्या बोलता है, ए एन इज लेस देन और इक्वल टू एम और ए एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम माइनस एप्सिलॉन फॉर एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ एन वेयर एप्सिलॉन इज आर्बिट्ररी स्मॉल पॉजिटिव नंबर। तो मान लीजिए क्या कि ये जो हम लोग का एक वैल्यू के लिए ट्रू है वो एन इक्वल टू एम पे ट्रू है, तो हम लोग का ये टर्म आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या दिखा दिए, और यहाँ से हम लोग को ये आ गया। और ए एन जो है वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है। देखिए हम लोग पिछले दो क्वेश्चन जो प्रूफ किए थे ना उसी का ये कॉम्बिनेशन रूप है, ठीक है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ए एन जो है वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, मतलब कहने का क्या मतलब ए एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एम है। 2 और 3 को कंबाइन करेंगे तो ये आ जाएगा। और इक्वेशन 1 का यूज करके हम लोग एक इक्वेशन 4 बना लेंगे। देखिए ये मैं दोबारा नहीं बता रही हूँ क्यों, क्योंकि हम लोग ये क्वेश्चन प्रूफ कर चुके हैं। इसमें दो क्वेश्चन को एक साथ कंबाइन करके इसमें पूछ लिया गया। तो अगर इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं तो पिछले वाला दोनों क्वेश्चन का काम हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ से क्या आ जाएगा, अगेन फ्रॉम 1, तो ये हम लोग का आ जाएगा 4 5 को कंबाइन करके हम लोग को जो दिखाना था वो हम लोग इस तरीके से। तो जो हम लोगों को दिखाना था जैसे ए एन जो है वो टेंड कर रहा है एम का जो कि लिस्ट और बाउंड है, तो हम लोग दिखा दिए। तो जितने ही मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है वो क्या होते हैं, लिस्ट और बाउंड को टेंड करते हैं। तो यहाँ ए एन जो टेंड कर रहा है एम को, तो ए एन जो है वो क्या है, वो ए एन कन्वर्जेंट है, ठीक है।
तो हम लोग ये सारा थ्योरम किए। आज हम लोग क्या किए, सबसे पहले प्रूफ किए क्या, प्रूफ दैट एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। फिर हम लोग क्या प्रूफ किए, देखिए आज जो भी प्रूफ किया है ना आप लोगों को क्या है प्रूफ, तो आप लोगों को ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन किया है ना, तो ऊपर वाले जो दो क्वेश्चन किए थे ना दोनों का कॉम्बिनेशन भी कर लिए। तो इस तरीके से आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे का प्रूफ करेंगे। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों को थ्योरम समझने में दिक्कत होती है। अगर दिक्कत होती है, जो भी थ्योरम में दिक्कत हो रहा है वो थ्योरम बताइएगा, मैं फिर से बताऊंगी। अगर यहाँ PDF से समझ में आया बोल बोल के तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं बोर्ड पे जो है ना व्हाइट बोर्ड पे बताई हुई हूँ ये सारे थ्योरम का प्रूफ, आप लोग वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी अगर मुझे याद रहा तो। लेकिन चांस कम ही है कि मुझे मैं उतना याद रख पाऊंगा। मैं वीडियो बनाती हूँ सीधा अपलोड कर देती हूँ, ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाती हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना होगा, देखिए लेक्चर 1 लेक्चर 2 हो चुका है, तब तक आप लोग लेक्चर 1 लेक्चर 2 के अच्छे तरीके से नोट्स बनाइए, रिविजन कीजिए। फिर हम लोग लेक्चर 3 फिर सुबह में 7 बजे ही मिलेंगे हम लोग। ठीक है, तो आप लोगों को कैसा लग रहा है रियल एनालिसिस का वीडियो सीरीज मुझे कमेंट में बताइए। अपना फीडबैक हमेशा देते रहिएगा। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा आलसीपना मत दिखाइएगा, वीडियो देख लिए चल दिए, बिना कमेंट करके कोई नहीं जाएगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू।